आज एक ख़बर तकरीबन सारे अखबारात में भी है और बाज़ टीवी चैनल्स के ऊपर भी वो सामने आई है। वो है 9 मई के एहतजाज या फसादात के हवाले से। ब्लैक डे इसको सही कहा जाता है। मैं बार बार कहता हूँ कि उसके अंदर ज़िम्मेदारों का तयन कर लें, लेकिन ये वो दिन है जिसको कभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि जो एहतजाज की शक्ल थी वो दुरुस्त थी। बिल्कुल गलत शक्ल थी। प्रोटेस्ट आपको रजिस्टर कराना चाहिए। इवन GHQ के बाहर भी जाके कोई प्रोटेस्ट कराना चाहिए तो प्रोटेस्ट रजिस्टर करवा सकता है, लेकिन उन इमारात के अंदर घुस जाना, उसके ऊपर चढ़ जाना, तोड़ फोड़ करना, ये जस्टिफाइबल नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे पार्लिमान के अंदर जो लोग घुस गए थे या PTV स्टेशन के अंदर जो लोग घुस गए थे उसको कहा जाए कि दुरुस्त है। बिल्कुल गलत काम था, तब भी गलत था, 2014 में भी गलत था, और अब जिसने किया था 2022 में तब भी गलत था। वजूहात की अगर बुनियाद ढूंढनी हो तो फिर दोबारा 2014 में ही जाना चाहिए कि 2014 में इन वाक़यात के पीछे कौन था, प्लानर कौन था, मकसद क्या था। अगर उन वजूहात को तब जान लेते और दुरुस्त तरीके से उसकी इस्लाह कर लेते तो शायद 9 मई ना होता, लेकिन वह पछताए क्या होता वाली बात है। लेकिन 2022 के वाक़यात भी दोबारा ना दोहराए जाएँ, उसके लिए भी उसकी दुरुस्त तरीके से उस तमाम मामले की अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। निगरान दौरे हुकूमत में एक रिपोर्ट सबमिट हुई। काकड़ साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन रिपोर्ट उनके प्राइम मिनिस्टरशिप के नीचे तहकीकात वो नहीं थी। तहकीकात पहले से चल रही थी। सबमिट तब हुई कि जब निगरान हुकूमत आ चुकी थी। वो अखबारात के अंदर जो ख़बर है और जो TV चैनल्स के हमारे रिपोर्टर्स खबर दे रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि इमरान खान 9 मई के वाक़यात के अंदर मुलव्वस थे, और इसी तरीके से पार्टी की जो बेशतर क़यादत है वो उसके अंदर वाक़यात के अंदर मुलव्वस है। 2 अफराद का नाम जिसमें शाह महमूद कुरैशी और चौधरी परवेज़ लाई है, वो कहा जा रहा है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके ऊपर बहुत से मुकदमात हैं, लेकिन बराह रास्त उनका 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस होने के हवाले से कोई शवाहद या सबूत सामने नहीं आए। ये रिपोर्ट के मुताबिक ये चीज़ें बताई जा रही हैं। मैंने जो कुछ हुकूमती शख्सियात हैं उनसे बैकग्राउंड लेने की खातिर उनसे रब्ता कायम किया कि बताइए कि उसमें है क्या। तो जो डिस्क्रिप्शन मुझे मिली है उसके मुताबिक यह है कि इमरान खान का जो अरेस्ट था, जो गिरफ़्तारी थी, उसको मुंसलिक किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और इमरान खान ने उस एजिटेशन से, उस एहतजाज से जो 9 मई के साथ हुआ, तो ये इमरान खान का लिंक जोड़ा जाता है उन वाक़यात के साथ। हो सकता है इसके अंदर वाक़तन वैसे ही बात हो जो दावा किया जा रहा है, लेकिन इसको आपको डॉक्यूमेंट्री तरीके से किसी सबूत के साथ, किसी एविडेंस के साथ इसको साबित करना है। इसी तरीके से जो बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जिनके ऊपर मुकदमात कायम हुए, उनके मुतल्लिक़ भी कहा जाता है कि उनके बाज़ बयानात, बाज़ उनकी जो मीटिंग्स थी उनका हवाला दिया जाता है, जिसे वीडियो एविडेंस, तस्वीर की शक्ल में उनके सबूत या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर पर उसको फ्राहम किया गया उस तहकीकाती कमेटी को, जिसने ये बुनियाद बनाई कि इन तमाम लोगों ने इश्ताल दिलाने में अपना अपना हिस्सा दिलाया ताकि ये 9 मई वाले जो वाक़यात थे हो पाएँ। उससे बड़ा सवाल जो मुझे नज़र नहीं आया वो जनरल फैज़ का क्या रोल था 9 मई के वाक़यात के हवाले से। जनरल फैज़ का एक कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, क्या 9 मई के वाक़यात के नीचे उनको चार्जशीट किया जाएगा? मेरे पास इसका क्लियर आंसर नहीं है, क्योंकि बाज़ वाक़यात ऐसे हैं कि यहाँ किसी शख्स के घर मारपीट हुई, एक हाउसिंग सोसाइटी है, उसकी जायदाद हथियाली, इस तरह के भी उनके ऊपर इल्ज़ामात मौजूद हैं। 9 मई के वाक़यात के अंदर अगर उनको चार्जशीट किया जाए तो ये एक नई कहानी होगी कि एक फॉर्मर DGI उसने ऐसे फसादात की, ऐसे एहतजाज की बुनियाद रखी जिसका बज़ाहिर मकसद ये होगा कि जो उस वक्त के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जनरल आसिम जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं, इनकी अथॉरिटी को चैलेंज किया जा सके। ये बगावत के ज़ुमरे में आता है। बड़ा संगीन चार्ज होगा अगर किसी ऑफिसर या फॉर्मर DGI के ऊपर अगर ये चार्ज फ्रेम किया जाए। मैं अभी यकीन से नहीं कह सकता कि हतमी तौर पर जब उनकी कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स कंप्लीट करेंगी तो उनके ऊपर ये चार्ज होगा या नहीं होगा। अगर उनके ऊपर ये चार्ज वैसे ही हो जैसे 9 मई के वाक़यात के अंदर, बाद लोगों का ख्याल ये है कि ये मनसूबा बंदी उनके बग़ैर मुमकिन नहीं थी। ये तबसरे वाली बात है। ये मैं ये नहीं कह सकता कि चार्जशीट के अंदर ये इल्ज़ाम ऐसे ही मौजूद होगा। वो इसलिए कहा जाता है कि तकरीबन 189 मिलिट्री रिलेटेड बिल्डिंग्स या उनकी इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक हुआ। 200 कह लीजिए अमारात ऐसी थी जिसमें कोर कमांडर हाउस है, GHQ है, ISI के ऑफिसेज़ हैं, या हमज़ा कैंप है, एयर बेसिस हैं जो अटैक हुई, कैंटोनमेंट्स के अंदर हमले किए गए। 189 टू बी प्रिसाइज एग्जैक्ट नंबर है। तो ये जब तक कोई मिलिट्री माइंड, मिलिट्री का कोई जहन बैठ के प्रोफेशनली इसकी प्लानिंग नहीं करता कि वो टास्क देता है बाकायदा कि मैं जाऊंगा तो कहाँ प्रोटेस्ट करूंगा, आप जाएंगे तो किस तरीके से किस जगह प्रोटेस्ट करेंगे, सारा कुछ पूरे मुल्क में ऑटो पे नहीं चल सकता। तो इसके पीछे कोई मिलिट्री माइंड मौजूद था। तो वो कौन था? यहाँ लोग अपने तबसरे और तजिए में उंगली उस तरफ उठाते हैं, लेकिन जब तक सबूत ना हो तो इतनी ज़िम्मेदार पोजीशन पे बैठे हुए शख्स के ऊपर कम अज़ कम मैं बराह रास्त इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि जनरल फैज़ इसके ऊपर ज़िम्मेदार थे या नहीं थे। इसी तरीके से अगर इमरान की गिरफ़्तारी, उसके नतीजे में वो कहते हैं कि मुझे गिरफ़्तार किया गया, तो प्रोटेस्ट कहाँ होना था? वहीं होना था जिन्होंने गिरफ़्तार किया। ये इमरान खान के अल्फाज हैं, इसको ज़्यादा घुमाने की ज़रूरत पेश नहीं आती। लेकिन क्या उन
प्रोटेस्ट का या उन एहतजाज का ऑब्वियस मतलब ये था कि उन इमारतों के अंदर ये लोग घुस जाते, कहीं आग लगाई गई वो कोर्ट कमांडर हाउस के अंदर, तो जाके जो कुछ लोगों ने किया वो तो जब तक लोग इस काम के लिए प्रिपेयर होकर ना जाएं तब तक नहीं कर सकते। तो इसका जो जवाब है रिपोर्ट के मुताबिक वो तो ये है कि ये बड़े चार्ज किस्म के प्रोटेस्टर थे, बड़े वो स्टाल अंगेज़ी थे उनके अंदर, तो उनको तो सिर्फ एक चिंगारी दिखाने की ज़रूरत थी तो ये सारा कुछ हो जाना था। यहाँ लीडरशिप की फेलियर यह है कि इन्होंने उस चीज़ को एंटिसिपेट नहीं किया, इनको उस चीज़ को कंटेन करने की बजाय उसको हवा दी, उससे मामला हाथ में निकल गया और सूरत हाल ख़राब होगी। तो उसका ऑब्वियस रिज़ल्ट जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है ऐसे ही है, ऐसे ही होना चाहिए था। फैसल वाडा साहब, आप तो ख़ुद PTI का हिस्सा भी रहे हैं और इस तमाम सूरत हाल से आप वाकिफ़ भी हैं। अब आप मुझे बताइए कि 9 मई के अंदर इमरान खान की कितनी ज़िम्मेदारी है, जनरल फैज़ की कितनी ज़िम्मेदारी? बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। देखिए, ये पहली दफ़ा तो मेरे से सवाल नहीं हो रहा, आपके हम शो में बहुत दफ़ा ये बात कर चुके हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए, जिस वक्त तक मैं पार्टी में था, यानी कि 22 अक्टूबर 2022 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये तो प्लान का हिस्सा था कि जब भी ऐसा वाक़या होगा, इससे पहले आपको याद होगा कि एक वाक़या हुआ था जिसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बनी गाला के अंदर अरेस्ट होने वाले हैं वो। ये मैं उस वक्त की बात करें जब मैं खुद पार्टी के अंदर था। तो दिस वाज पार्ट ऑफ द प्लान। इमरान खान की इंस्ट्रक्शन, ठीक है, देखिए इंस्ट्रक्शन मेरी आपकी कलेक्टिवली लीडर की जिम्मेदारी थी ना, उसके नीचे सारा प्लान बना ना, उसके होते हुए सारा प्लान बना, बैठे हुए सारा प्लान बना। कौन कौन बैठे हुए थे जब ये प्लान बना? मेजॉरिटी। और मैं सरप्राइज नहीं हूँ कि कुछ नाम आपने अपने इंट्रोडक्शन में दिए, तो आपके इंट्रोडक्शन के जो नाम आए हैं जिनकी जो मुलविस नहीं है, उससे मेरा वो कन्फर्म हो जाता है जो मैंने बहुत पहले कौम को खबर दी थी कि एक धड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर पुराने चेहरों का आ रहा है, एक नए चेहरों का आ रहा है और एक और आ रहा है। तो जो धड़ों में वो, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ क्यों पाकिस्तान की तरह PTI पाकिस्तान है, तो वो बात भी मेरी करेक्ट हो जाती है। जब तक जनरल फैज़ की आपने बात की है, देखिए इसमें भी कोई क्लैरिटी आपको होनी चाहिए कि उनका कोर्ट मार्शल भी होगा, ये गुमान भी है, उम्मीद भी अल्लाह से कोर्ट मार्शल तो होगा ही होगा। लेकिन कोर्ट मार्शल 9 मई उसमें चार्जशीट में शामिल है नहीं, दैट आई एम नॉट श्योर। देखें, कोर्ट मार्शल होगा, ये एक फेज़ है, लेकिन सजाए मौत या उम्र कैद होती है, इसमें हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि जी उम्र कैद हो जाए, सजाए मौत। आपके ख्याल में 9 मई चार्जशीट में शामिल होगा? देखिए जी, मुझे तो ये पता है, मेरा तकिया भी है, मेरा गुमान भी है, मेरा ईमान भी है कि अरशद शरीफ अभी खुलना है। जिस वक्त अरशद शरीफ खुला उस दिन शिकंजे में बहुत सारे लोग फांसी के तख्ते पर टंग जाएंगे। ये मैं आपको बड़ा क्लैरिटी से अपनी बता रहा हूँ। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ बहुत बड़े बड़े सूरमा टंगेंगे। ये मेरा ईमान भी है कि वो शहीद था, उसको दोस्ती में मारा गया, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मैं आपको ये कैटेगोरिकली शहीद था, दोस्ती में मारा गया, ये दूसरा लफ्ज़ बड़ा भारी है, दोस्ती में मारा गया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल। और आपने बहुत सही मेरा पॉइंट पकड़ा है, उसको दोस्ती में मारा है, ठीक है जी, दोस्त बना के मारा है उसको, ठीक है। और उससे पहले तो वो एक एक्सीडेंटल मर्डर था, उससे पहले तो ये मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले तो लोग कह रहे थे। मैं आपकी इजाज़त हो तो एक बात बिल्कुल अपनी ज़ात से रिलेटेड है, मैं ऑन एयर कभी कही नहीं, लेकिन मेरा दिल है कि मैं कह दूँ। अरशद शरीफ इस्टेब्लिशमेंट से इतना ज़्यादा करीब था कि बाज़ औक़ात उससे मिलते हुए ना हम सोचते थे, अंदर दिल में ख्याल होता था कि ये इस्टेब्लिशमेंट के जो लोग बहुत करीब हैं ना, जो जुड़ गए हुए हैं अंदर, तो उसमें से अरशद शरीफ है। जिस रात उसकी शहादत हुई है, मैं ख्वाब वाब नहीं देखता, ये मैं वो चीज़ है मैं जो बताते हुए गुरेज था कि मैं कभी ऑन एयर बताऊँ या ना बताऊँ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उसकी वालदा के लिए, उसके घर वालों के लिए ये बात बता देनी चाहिए। मैंने उस रात 2 दफ़ा ख्वाब में उसको देखा है और दोनों दफ़ा ज़िंदा हालत में उसको देखा है। तो मैं बड़ा अंदर से कन्विंस हूँ कि वो बंदा शहीद है, जिसने उसको मारा है, वो उसको अल्लाह ताला ऐसी सज़ा देगा कि हमारे सामने वो कभी ना कभी शक्ल आएगी। एक्चुअली तो सज़ाएं शुरू हो गई। मेरा उसके मुतालिक तासुर यही था कि वो इतना एस्टेब्लिशमेंट के करीब हो गया हुआ है, तो हम थोड़ा सा गुरेज करते थे कि बहुत जुड़ गया हुआ है अंदर उनके साथ। तो वो, लेकिन उसका मैंने 2 दफ़ा उस रात, एक ही रात में 2 दफ़ा उसको ख्वाब में देखा और दोनों दफ़ा जिंदा देखा। देखिए नदीम मलिक साहब, मैं आपके ख्वाब की ताबीर के ऊपर तो बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आपको ज़ाती तौर पर जानता हूँ, और बल्कि ना मैं कोई नेक आदमी हूँ, कि आपका बैकग्राउंड और आपकी शख्सियत और आप जो अल्लाह के लिए करते हैं, अल्लाह के दरबार में जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ख्वाब जो है आपने अगर देखा है तो मुझे लगता है कि जिंदा है, वो जो शख्स वो जिंदा है, मुलव्वस है, वो बच नहीं पाएगा। देखिए मैं तो ये 2.5 साल से पीट रहा हूँ और मैं कन्विंस्ड हूँ। और आपने जहाँ कहा कि वो एस्टैब्लिशमेंट में बहुत करीब था, वो उतना ही तहरीक इंसाफ से भी करीब था। और तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिश उस वक्त के लोग का जब गठ जोड़ मिलेगा तो बहुत कुछ हमें मिलेगा, ठीक है जी। तो मैं तो टाइम से पहले आपको बहुत सारी चीज़ें बता देता हूँ, अभी बता रहा हूँ। और क्योंकि कोर्ट मुझे बुला नहीं रही है,
मैं सारी चीज़ें नहीं पहुँचाने के दरवाजे तक जरूर ले जाऊँगा कहाँ से, क्योंकि मैं पहला आदमी था पाकिस्तान के अंदर, आपको याद होगा इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ये एक्सीडेंटल मर्डर नहीं है, ये रोक के पुलिस ने मार दिया, ये नहीं है, ये कत्ल है, ये प्लान्ड मर्डर है, असैसिनेशन है, ठीक है। और उसकी बहुत सारी कड़ियाँ भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ज़िंदगी में ज़रूर दूंगा। हमारी एक रिपोर्ट जिसमें 9 मई के वाक़यात की तहकीकात की गई, उनके ऊपर आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। जब 9 मई के वाक़यात के हवाले से जो चालान सबमिट हुआ, उसमें इंटरेस्टिंगली पहले नंबर पर हमें इमरान खान का नाम नज़र आता है। हमारे पास रिपोर्ट की एक कॉपी है चालान की, आपको अभी स्क्रीन पे दिखाते भी हैं, बाकी लीडर्स के भी हैं, लेकिन दूसरे नंबर पर शाह महमूद कुरैशी का भी नाम है चालान के अंदर। तो तहकीकाती रिपोर्ट जो है उसके दर्जात जो हैं वो कहते हैं शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ लाई वो बराह रास्त इस चार्जशीट के अंदर मुलव्वस उतना नहीं है जितना बाकियों के ऊपर इल्ज़ाम है। बाकी लोगों के नाम अंदर लिखे हुए हैं तहकीकाती रिपोर्ट में, लेकिन चालान के अंदर दोनों का नाम सर फहरिस्त है। इमरान पहले नंबर पर है, दूसरे पे शाह महमूद कुरैशी है। ये आपकी स्क्रीन पे इस वक्त नज़र भी आ रहा है। वार्डा साहब, यह मामला मुंतज कहाँ होगा? कंक्लूड भी तो करना है ना। तकरीबन 2.25 साल हो गए इस सारे मामले को चलते हुए, अब कहीं ना कहीं तो इसको क्लोज़ करना है। इसका क्लोजर क्या है अब इस सारे मामले का? देखिए नदीम मलिक साहब, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊँ, बात किसी को अच्छी लगे बुरी लगे। 9 मई का वाक़या है, मॉडल टाउन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है, वहाँ भी मासूम लोगों की जानें गई हैं। लेकिन ये सब चीज़ें पीटीआई के दौर में कब और कैसे और क्यों स्टार्ट हुई, इसको बहुत देखना ज़रूरी है, और ज़ाती होगी और कौम को बात ना पता चले। ये 2018 से पहले हम धरने देते थे, लेकिन हम मरने नहीं करते थे, ना मारते थे, ना मरते थे, ना तूफ़ान लगाते थे, ना आग लगाते थे, ना शहीदों की तनसीबात उड़ाते थे, ना शहीदों का तमस्खर उड़ाते थे। ये हमारा रवैया 2018 में कब हुआ? 2018 से पहले क्यों नहीं था? 2018 में जब मेरी राय, मैं आप पे कोई बात नहीं डाल रहा, बेगम साहिबा के आते ही पहला इंसिडेंट हुआ जिस वक्त ये तमाशा ख़राब होना शुरू हुआ, वो तब हुआ जब उनकी चीज़ें इमरान खान साहब को पेश की गई, जो उस वक्त के DGI थे और आज के चीफ हैं जनरल आसिम मनीर साहब, और उनकी ऑडियो वीडियो और शवाहिद दिए गए कि ये आपकी बेगम साहिबा कर रही हैं। तो उनको बजाय रिवॉर्ड करने के, शाबाशी देने के, उनको सैक कर दिया गया, ठीक है, उनको हटा दिया गया रातों रात। ऐसा कभी नहीं हुआ कि 10:30 बजे रात के DGI चेंज हो और 10:30 बजे रात को 11:15 बजे दूसरा DGI फैज़ हमीद चार्ज ले। ये आपने कभी हिस्ट्री में सुना नहीं होगा, नंबर 1। उसके बाद फरा गोगी जो है वो किसकी प्रोडक्ट थी? बेगम साहिबा की। उस्मान बुज़दार किसकी प्रोडक्ट था? बेगम साहिबा का। DGI की नई तकर्री के ऊपर किसका इनपुट था? बेगम साहिबा का। इन सारी मामलात में चीफ की मीटिंग्स के अंदर ऑडियो आई हैं जिसके अंदर वो कह रही हैं इसको गद्दार साबित कर दो, अलीम खान के लिए कर दो, जहांगीर तरीन के साथ जो हुआ, जो मेरे साथ हुआ, उन सब में आपको बेगम साहिबा डायरेक्ट मिलेंगी। ये माइंड सेट ऑफ जलाओ गिराओ मार धाड़ का आपको ये 9 नवंबर का वाक़या आपको क्लियर कर देता है कि जो उन्होंने किया, जबकि खान साहब बकौल पार्टी के खान साहब ने कहा था कि उससे आगे नहीं जाना हमने, ठीक है। तो ये जब सब चीज़ें आप करेंगे तो मैं इस शीट के अंदर जो आप बता रहे हैं, मेरा सबसे पहला सवाल है कि जो इसमें एक और रोल है जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जो लोग बैठ करके उनके पास थे, जो वजीर उनके पास हाथ जोड़ के यूँ खड़े होते थे, नौकरों की तरह ज़मीन पे बैठ के उनसे बात करते थे जहाज़ों के अंदर, हमने आंखों से देखा हुआ है हमने। कौन बैठता था? उस्मान बुज़दार। अगर सिटिंग CM जहाज़ के नीचे फ्लोर पे बैठा हुआ है, ठीक है, ये आप बड़ी जिम्मेदारी से बता रहे हैं। मैं कोई बात अभी तक जहाज के अंदर अल्लाह का एहसान है सर, अभी तक मैंने हाथ जोड़ के ज़मीन पे बैठे, ठीक है, मुर्शिद कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तब अगर आपकी ये सिचुएशन है, वो मुल्क की तबाही नहीं होगी तो किसकी तबाही होगी? सिर्फ बुज़दार ऐसे करते थे, कोई और भी ऐसे करते थे? देखिए, ज़मीन पे बैठने वाला काम तो मैंने बुज़दार साहब का देखा था, लेकिन बाकियों को मैंने हाथ जोड़ के यूं करते हुए और यूं करते हुए और हुक्म करते हुए, देखिए उसमें कुछ मेरे साथ कोलीग्स थे जो मेरे दोस्त। कैसे झुकना तो अल्लाह के अलावा किसी के आगे? तो सर हमने तो फिर सिजदे अल्लाह में माफ़ करे, मैं बहुत गुनाहगार आदमी हूँ, लेकिन हमने तो दरबारों में भी ये जो हैं उनकी आप फातिहा पढ़ सकते हैं, उधर भी सजदे नहीं करना, उल्टे पैर चल सकते हैं। दीन के दर्जात की बुलंदी की दुआ करनी चाहिए, ना कि उनके आगे सजदा रेज़ होना। तो बस तो मैं मेरा तो यहीं से जो चीज़ शिर्क के ज़ुमरे में आ जाए उससे तो आपको कोसों दूर भागना है। तो ये उल्टे पैर चलना और क्या कहते हैं ये काले सींग लगा देना और काला, वो कहाँ है आज मोकल जा और सारे जिन वो कहाँ गए सारे? वो उस वक्त जिन जो था वो फैज़ हमीद था, कह रहे हैं जो वो फैज़ हमीद था उस वक्त का जिन, जो इन्फॉर्मेशन लेके इधर देता था। बेगम साहब रात ख्वाब में देखती थी, वो सुबह खान साहब को पेश कर देती थी, और लॉबी भी सारी कौन खान साहब करी थी। इन चीज़ों के शवाहिद नहीं, इनके शवाहिद होने चाहिए। देखिए सर मेरी बात सुने, वो हाथ जोड़ने के तो आपने देख लिया ना, बाकी चीज़ों के भी शवाहिद होने चाहिए। देखिए मेरी बात सुने सर, इस मुल्क में अगर आप ढूंढने निकल आए ना
तो शवाहिद इतने हैं कि इंसान को खड़े खड़े बुखार चढ़ जाए। अभी 60 अरब रुपए की चोरी पकड़ी है ना, आपको मैं और आप मुझसे हल्फ पे अगर लेंगे, किसी की एक हेल्प के बगैर इतने शवाहिद दूंगा कि बुखार चढ़ जाएगा। ठीक है ना, आपकी विल होनी चाहिए। तो ये इस पूरी रिपोर्ट के अंदर मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि एक और कहाँ है, और क्या मैं उस मीटिंग से बाहर हूँ जिस कमेटी, ये 4 खान साहब के लोग थे जिसमें मैं भी शामिल था, उसके अंदर की टाइमिंग 4 कौन थे? देखिए सर, मैं अपना बता सकता हूँ, ठीक है, मैं बाकियों का नहीं नाम लूँगा, ठीक है सर, उनके नाम आगे आ जाएंगे, जब मुझे बुलाएंगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो उस वक्त जो खान साहब की मीटिंग से पहले पैगामात आ रहे होते थे, जो फ़ोन पे बातें हो रही होती थी, ना तो मैं अंधा था, ना मैं बहरा था, ना मैं गूंगा था, ठीक है। बेगम साहिबा भी होती थी, उसमें फैज़ हमीद भी होता था, ठीक है। तो खान साहब के जाने के बाद भी 15 मिनट तक वो मीटिंग का हिस्सा, कोई इससे बात कर रहा है, हमारे साहब किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, मैं किसी से कर रहा हूँ, किसी से बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्लस जिस वक्त मैं खान साहब से आखिरी दिन मिला हूँ, उस दिन उस कमरे के अंदर इमरान खान साहब के वो जो इक्विपमेंट्स थे, वो किसके पास, किसके दफ्तर के निकले हुए थे, किसके दफ्तर? मैं देखिए नदीम मलिक साहब, मैंने आपसे कहा ना कि मैं बहुत सीधी रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, ठीक है। और मुझे नहीं, इक्विपमेंट वाली बात कोई, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के पास इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती ना कि कोई जाके अपने गैजेट से। वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं थे उस वक्त, प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, ठीक है। तो हमें तो पता होता था ना कि हम क्या बात कर रहे हैं, हमें बता भी दिया था, मेरी खान साहब से बहुत फ्रैंकनेस थी। इसी तरह अरशद शरीफ का जो केस है शाहिद का, ये मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से बोल सकता हूँ कि इमरान खान साहब को मेरी सोच के हिसाब से ये नहीं पता था कि कत्ल अरशद शरीफ का होना है, लेकिन ये तो पता था कि कुछ होना है पाकिस्तान में, और ये तो पता है कि उसके बाद उन्होंने उस पर पर्दा डाला है। इस पर भी कोई क्लैरिटी नहीं। जब उन्होंने अनाउंस किया कि मुराद सईद लीडर है, तो मैंने उसी रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मगरिब के टाइम पर, आपके पास मौजूद है, कि अल्लाह मियाँ उसको ज़िंदगी और अपनी आप अरशद शरीफ का इल्ज़ाम इमरान पे आयद कर रहे हैं या किसी और पे आयद कर रहे हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। मैंने इमरान खान साहब का नाम नहीं लिया, ठीक है। मैंने आपको जो बात जितनी है उतनी बात की है, ठीक है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अरशद शरीफ का जब कत्ल का केस खुलेगा, क्यों मुराद सईद मुल्क से बाहर है, या जहाँ भी है मुल्क से बाहर है, मुल्क के अंदर जहाँ भी छुपा हुआ है, क्यों है छुपे हुए, वजह बताएं ना आप मुझे वजह बताएं। आप लोग ये इन्वेस्टिगेट क्यों करते? देखिए मेरी बात सुने, हर चीज़ आप इमरान खान पर डाल दें, ये भी जाती की बात है, ठीक है। लेकिन अगर आप कहेंगे गोली किसने चलाई, तो ट्रिगर तो इमरान खान से दबा है ना। 190 मिलियन पाउंड को साइन ऑफ इमरान खान साहब ने किया है। लीडर वो थे, हेड वो थे, प्राइम मिनिस्टर वो थे। फैज हमीद अगर नहीं इसकी पुष्पनाई अगर नहीं होती इमरान खान साहब के प्राइम मिनिस्टर, वो इतना बड़ा जिन बन सकता था। फैसल वाडा साहब कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप ही दे दीजिए। किस चीज़ के ऊपर कंक्लूड करूँ? ये मामला कहाँ जाके कंक्लूड होगा, इसी के ऊपर कंक्लूड कर दीजिए। सर मैं दुआ गो हूँ कि 45 साल के बाद हमें ये ना पता चले कि भुट्टो साहब की फांसी गलत थी। उससे पहले हमारी ना होने के बाद दुनिया में ये फैसला ना है, जिन्होंने किया उनको सज़ा होनी चाहिए, और जिन्होंने ऐसे काम पहले भी किए उनको भी सज़ा होनी चाहिए। सज़ा सबको इक्वालिटी के साथ होनी चाहिए, जिसने भी ऐसे काम इकदाम किए। शफाफियत के साथ कि उसके बगैर? सर शफाफियत की तो हम बात करते हैं, लेकिन जहाँ हम शफाफियत लेके सामने आते हैं वहाँ शफाफियत का जनाजा बिठाने से बैठ जाते हैं। जैसे हम कंट्रोवर्सल कर रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं, हम ये क्यों नहीं कहते कि भाई शवाहिद हैं। अरशद शरीफ का केस आपको पता है कितने दिन लगेंगे आपको कंक्लूड करने में? बहुत लेट में आप लेट जाए ना, 30 दिन। इतना ओपन एंड शट केस, नीयत नहीं, जब नीयत हो जाएगी उन्हें सब कुछ हो जाएगा।